हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में। इस वीडियो की शुरुआत के एक छोटे से इंट्रो से करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है। जैसे कि ऑडी ऑल्टरम पार्टम, रूल अगेंस्ट बायस, ये सारे प्रिंसिपल्स हैं नेचुरल जस्टिस के। मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी में। कोर्ट्स और एडमिनिस्ट्रेशन भी डिसीजन देते समय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हैं, लेकिन कभी कभार एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करे बिना भी डिसीजन देता है, तो उसको कहते हैं एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसके 11 एक्सेप्शंस है, जैसे कि एक्सक्लूजन ऑफ इमरजेंसी, केस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, exclusion in case of purely administrative matters, impracticability, interim preventive actions के टाइम पे, legislative actions के टाइम पे where no right of a person infringed, या फिर in case of statutory exceptions or necessity, in case of contractual arrangement, in case of government policy decision, और last है useless formality theory। तो हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आता है एक्सक्लूजन इन केस ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी की सिचुएशन में प्रॉम्प्ट एक्शन या फिर रेमेडियल एक्शन लिया जाता है, तो ऐसे केस में नोटिस और हियरिंग दोनों को हटा दिया जाता है। इसी तरीके से अगर राइट टू बी हर्ड लॉ के प्रोसेस को पैरालाइज करता है, तो लॉ जो है उसको हटा सकता है। तो हम पहले पे आते हैं एक्सक्लूजन इन केस ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी की सिचुएशन में अगर देखा जाए तो प्रॉम्प्ट एक्शन या फिर रेमेडियल एक्शन लिया जाता है, तो ऐसे केस में नोटिस और हियरिंग दोनों को हटा दिया जाता है। यहाँ तक कि अगर राइट टू बी हर्ड अगर लॉ के प्रोसेस को पैरालाइज करता है, तो ऐसे केस में लॉ उसको हटा सकता है। इमरजेंसी की सिचुएशन में लोगों के राइट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसे केस में पोस्ट डिसीजनल हियरिंग जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एडमिनिस्ट्रेशन में। इवन एडमिनिस्ट्रेशन इमरजेंसी की सिचुएशन में ये मानता है कि रूल्स जो होते हैं नेचुरल जस्टिस के पूरी तरीके से नहीं हटने चाहिए। यहाँ तक कि कोर्ट उसको रिव्यू कर सकता है, और वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। जैसे हम एक केस ले सकते हैं, स्वदेशी कॉटन मिल्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कोर्ट ने ये कहा था कि जो वर्ड इमीडिएट है सेक्शन 18A ऑफ इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के अंडर, वो रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के एप्लीकेशन के बीच में नहीं आता है। अब हम आते हैं एक्सक्लूजन इन केस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। इस पॉइंट को भी हम एक केस के द्वारा ही समझते हैं। इन मलक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो सर्विलेंस रजिस्टर जो पुलिस के द्वारा मेंटेन किया जाता है वो एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, तो जो भी नाम उस रजिस्टर के अंदर एंटर्ड करे गए हैं वो लोग या फिर कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व करा कि जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है ऐसी सिचुएशन में वो सर्विलेंस के पर्पस को ख़त्म कर सकता है, तो इससे ये पॉसिबिलिटी बनती है कि जस्टिस जो होता है सर्व करने के बजाय डिफीट हो सकता है। तीसरा है एक्सक्लूजन इन केस ऑफ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। इस पॉइंट को भी हम एक केस के थ्रू समझते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी वर्सेस BS नरवाल। इस केस में जो यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था उसको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था इस बेसिस पे कि उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरीली नहीं थी और उसको अपनी बात रखने की भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एकेडमिक का एजुकेशन का जो एक्ट है वो उसका नेचर जो है वो अपने आप में ही नेगेटिव है, क्योंकि स्टूडेंट को अपनी बात रखने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। अगर एकेडमिक अथॉरिटी स्टूडेंट के काम को अगर एग्जामिन करती और फिर उसके बाद डिक्लेयर करती उसके काम को अनसेटिस्फैक्ट्री, तो ऐसे केस में रूल्स जो होते हैं नेचुरल जस्टिस के वो एक्सक्लूड किए जाते हैं। लेकिन डिसिप्लिनरी मैटर्स में और एकेडमिक बॉडी अगर परफॉर्म करती है नॉन एकेडमिक फंक्शंस को, तो ऐसे केस में एक्सक्लूजन अप्लाई नहीं होता है। फोर्थ आता है एक्सक्लूजन बेस्ड ऑन इम्प्रैक्टिकेबिलिटी। इस पॉइंट को भी एक केस के थ्रू ही समझ लेते हैं। आर राधाकृष्णन वर्सेस ओस्मानिया यूनिवर्सिटी। इस केस में MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो था वो कैंसिल करा गया था यूनिवर्सिटी के द्वारा मास कॉपिंग की वजह से, क्योंकि स्टूडेंट्स जो थे वो कॉपी कर रहे थे। इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि नोटिस और हियरिंग सारे स्टूडेंट्स के लिए, सारे कैंडिडेट्स के लिए पॉसिबल तो है नहीं ऐसी सिचुएशन में, तो कोर्ट ने ये सैंक्टिफाइड किया था कि रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा इस ग्राउंड पे, एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रैक्टिकेबिलिटी के ग्राउंड पे। पांचवा है एक्सक्लूजन इन केस ऑफ इंटरिम प्रिवेंटिव एक्शन। इस केस में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है अगर सस्पेंशन ऑर्डर पास करती है और वो सस्पेंशन ऑर्डर प्रिवेंटिव एक्शन के नेचर का है, ना कि फाइनल ऑर्डर है, तो ऐसे केस में प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को एक्सक्लूड किया जाता है।
यानी कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को अप्लाई नहीं किया जाता है। जैसे कि अभय कुमार वर्सेस श्रीनिवासन का केस था, जिसमें इंस्टीट्यूशन ने एक ऑर्डर पास किया था कि एक स्टूडेंट है जिसको अलाउ नहीं किया गया था इंस्टीट्यूशन के प्रीमाइसेस में एंटर करने के लिए, और ना ही उसको अलाउ किया गया था कि वो क्लासेस अटेंड करे जब तक उसके अगेंस्ट जो क्रिमिनल केस है वो पूरा ना हो जाए। ये जो ऑर्डर था ये चैलेंज करा गया था इस बेसिस पे, इस ग्राउंड पे कि नेचुरल जस्टिस उस स्टूडेंट को डिनाई किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस कंटेंशन को रिजेक्ट किया और ये कहा कि जो ऑर्डर है सस्पेंशन का वो प्रिवेंटिव नेचर का है, ताकि एक कैंपस पीस को मेंटेन किया जाए। इसलिए इस केस में, ऐसी सिचुएशन में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई नहीं हो सकता है। सिक्स्थ पॉइंट है एक्सक्लूजन इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शन। तो देखा जाए तो लेजिस्लेटिव एक्शन जो है वो रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का सब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लेजिस्लेटिव एक्शन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लॉज बनाए जाते हैं या फिर रेगुलेशंस बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के एक लेजिस्लेटिव ब्रांच के द्वारा। लेकिन रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो होता है वो एक सेट ऑफ प्रिंसिपल है जिसमें फेयर और इम्पार्शियल डिसीजन लिए जाते हैं जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में। इसलिए लेजिस्लेटिव एक्शन जो है वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, ना कि जुडिशियल क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस है, और इसी की वजह से वो सब्जेक्ट नहीं है नेचुरल जस्टिस के रूल्स का। तो इसी सेम लॉजिक को अगर हम यूज़ करें तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजंस के द्वारा एक्सक्लूड किया जा सकता है। जैसे कि आर्टिकल 22, 31A, B, C और आर्टिकल 311 क्लॉज 2 जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा नेचुरल जस्टिस को हटा सकता है एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी के तौर पे। लेकिन अगर लेजिस्लेटिव एक्शन जो है वो आर्बिट्री होता है या अनरीजनेबल है या अनफेयर है, तो ऐसे केस में कोर्ट के पास पावर होती है कि वो क्वैश भी कर सकता है आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सिनेमाइड इंडिया लिमिटेड, इस केस में गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था जिसमें कुछ ड्रग्स के प्राइसेस को फिक्स किया गया था। तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो वायलेट नहीं किया गया है, और ये रीजन दिए थे कि नोटिफिकेशन जो है वो एक लेजिस्लेटिव एक्ट है, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव है। तो ऐसे केस में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई होता ही नहीं है। सातवां पॉइंट आता है वेयर नो राइट ऑफ अ पर्सन इज इन्फ्रिंज्ड, यानी कि अगर स्टेट्यूट में कोई राइट नहीं दिया हुआ है उस पर्सन को तो उसका राइट इन्फ्रिंज हुआ ही नहीं है। या फिर अगर कोई भी राइट अराइज हुआ है किसी भी कॉमन लॉ के द्वारा, तो ऐसे केस में नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होते ही नहीं हैं। जैसे कि आंध्रा स्टील कॉर्पोरेशन वर्सेस एपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का केस है, जिसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो कंसेशन है वो कभी भी विड्रॉन किया जा सकता है उस पर्सन को अपनी बात रखने की अपॉर्चुनिटी दिए बगैर। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन दिया गया था कि अगर लॉ या फिर अथॉरिटी बाउंड होती है प्रॉमिसरी एस्टॉपल से, तभी उस पर्सन को राइट होगा अपॉर्चुनिटी लेने का कि वो अपनी बात रख सकता है, अदरवाइज उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। इस केस में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने विड्रॉ करा था कंसेशन जो है बिना कोई नोटिस दिए हुए, बिना हेयरिंग की अपॉर्चुनिटी दिए हुए एपिलेंट को। तो इस केस में कोर्ट ने बोला था कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अट्रैक्ट नहीं होता है। अब मुझे बताओ कि प्रॉमिसरी एस्टॉपल होता क्या है। अगर पता है तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं पता है तो सुन लो। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल जो होता है उसमें एक पार्टी अगर प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी से, और वो पहली पार्टी जो है वो प्रॉमिस से विड्रॉ करने की कोशिश करता है या प्रॉमिस से हटने की कोशिश करता है, और सेकंड पार्टी उस प्रॉमिस पे रिलाई करती है, तो इस डॉक्ट्राइन को कहते हैं प्रॉमिसरी एस्टॉपल। यानी कि ये जो डॉक्ट्राइन प्रॉमिसरी एस्टॉपल का बनाया गया है वो सेकंड पार्टी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। आठवां आता है एक्सक्लूजन इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन और नेसेसिटी। बायसनेस के ग्राउंड पे अगर कोई भी पर्सन का डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर वो ही पर्सन कॉम्पिटेंट है या फिर उसी पर्सन के पास अथॉरिटी है उस मैटर को डिसाइड करने का या उस मैटर के ऊपर एक्शन लेने का, और अगर ये एक्सेप्शन अलाउ नहीं करा जाता और कोई और तरीका नहीं है उस मैटर को डिसाइड करने का जिसकी वजह से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी हॉल्ट पे आ सकता है, तो ऐसे केस में ये नेसेसिटी का एप्लीकेशन अप्लाई होता है, और वो नेसेसिटी जेन्युइन और रियल होती है। इस पॉइंट को हम एक केस के द्वारा समझते हैं, चरणलाल साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भोपाल गैस डिजास्टर केस। ये क्लासिकल एग्जाम्पल है इस एक्सेप्शन को अप्लाई करने का। इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो थी भोपाल गैस डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985,
जिसमें ये सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी गई थी कि वो सारे विक्टिम्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंपनसेशन अवार्ड मैटर्स में। ये चीज़ चैलेंज करी गई थी इस ग्राउंड पे कि यूनियन कार्बाइड कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी 22% शेयर जो है वो ओन करता था, और देखा जाए तो वो जॉइंट टॉर्टफीजर भी था। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट था गवर्नमेंट के इंटरेस्ट के बीच में और विक्टिम्स के बीच में। तो कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा कि देखा जाए तो ये आर्ग्यूमेंट करेक्ट है, लेकिन इस केस में डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी अप्लाई होता है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर रिप्रेजेंट नहीं करेगी सारे गैस विक्टिम्स को तो कोई और सॉवरेन बॉडी नहीं कर पाएगी। तो ऐसे केस में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अट्रैक्ट नहीं होता है। अब 9th पॉइंट है एक्सक्लूजन इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट। इस पॉइंट को भी हम एक केस के द्वारा समझते हैं, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस MP शाह चैरिटेबल ट्रस्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि टर्मिनेशन ऑफ अरेंजमेंट जो है स्पेशली कॉन्ट्रैक्चुअल फील्ड्स में नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स अप्लाई होते ही नहीं हैं, क्योंकि टर्मिनेशन ऑफ अरेंजमेंट्स और एग्रीमेंट जो है वो ना ही क्वाजी जुडिशियल है ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट है, वो एक जुडिशियल एक्ट है। तो ऐसे केस में प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई करे नहीं जाएंगे। 10th पॉइंट आता है एक्सक्लूजन इन केस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी डिसीजन। बाल्को एम्प्लॉयज यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी डिसीजन लिया था डिसइन्वेस्टमेंट का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में। तो इस चीज़ को, इस पॉलिसी डिसीजन को एम्प्लॉयज़ ने चैलेंज करा था। इस केस में कोर्ट ने ये कहा था कि वर्कर्स का इंटरेस्ट ज़रूर है डिसीजन में, लेकिन जब तक वो पॉलिसी डिसीजन जो है डिसइन्वेस्टमेंट से जो रिलेटेड है, अगर वो केप्रियस नहीं होगा, आर्बिट्री नहीं होगा, इलीगल नहीं होगा, लॉ के अगेंस्ट नहीं होगा, तो ऐसा डिसीजन जो है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता इस ग्राउंड पे कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेट किया गया है, क्योंकि पॉलिसी डिसीजन जो है इकोनॉमिक मैटर्स में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का कोई रोल होता ही नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करके पॉलिसी डिसीजंस लेती है तो ऐसे केस में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एक्सक्लूड किया जा सकता है। अब लास्ट आता है यूजलेस फॉर्मेलिटी थ्योरी। ये भी एक एक्सेप्शन है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। इसमें अगर कोई केसेस ऐसे होते हैं कि जिनका कंक्लूजन जो होता है बहुत क्लियर होता है या रिजल्ट बहुत क्लियर होता है या फिर एक ही पेनल्टी होती है, तो ऐसे केस में कोर्ट जो है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को ऑब्जर्व ना करे या फिर उस पर इंसिस्ट ना करे ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि ऐसे केस में जब कंक्लूजन डिफर नहीं कर पाएगा, कंक्लूजन कुछ अलग नहीं निकलेगा, रिजल्ट कुछ अलग नहीं निकलेगा, तो ऐसे केस में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को अप्लाई करना जस्टिफाइड नहीं माना गया था। अब ये यूजलेस फॉर्मेलिटी थ्योरी होती क्या है, इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ये जो यूजलेस फॉर्मेलिटी थ्योरी है, इसमें प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स जो होते हैं ना हमारे, जैसे नेचुरल जस्टिस को जब हम ऑब्जर्व करते हैं या जब नेचुरल जस्टिस को कोर्ट ऑब्जर्व करता है डिसीजन लेते वक्त, तो इसको सिर्फ एक फॉर्मेलिटी माना गया है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पर्पस को सर्व नहीं करता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब कोर्ट जो है प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट को स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करता है, उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है किसी भी पर्टिकुलर केस में एक पर्टिकुलर आउटकम में पहुंचने के लिए, क्योंकि ये जो थ्योरी है वो ये एज्यूम करती है कि जो प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो प्रोसीडिंग्स में डिले करने के लिए ही बने गए हैं और इस केस के आउटकम को फ्रस्ट्रेट करने के लिए बने गए हैं। इसको कहते हैं यूजलेस फॉर्मेलिटी थ्योरी। तो फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।